हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेसिस आईटी जेई नीट के फिजिक्स पढ़ाई, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो डाउट सॉल्विंग पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे जेड वंस के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। इनकी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे इनका सोल्यूशन एकदम डिटेल में जो है प्रोवाइड करिए बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। समझते हैं बेटे कि क्वेश्चन का आराम से बढ़िया तरीके से समझेंगे बेटा, क्योंकि हमारा धर्म यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन देना नहीं है बेटा, तुझे कॉन्सेप्ट देना है, ताकि अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको तुरंत टैकल कर पाओ। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। Okay, so let's see the first question. Question is a hydrogen atom in its ground state is irradiated by the light of wavelength आपको दे रखा है 970 एंगस्ट्रॉम, taking Sc by E equal to 1.237 multiplied 10 power minus 6 electron volt meter, and the ground state energy of the hydrogen की बात कर रहा है minus 13.6 electron volt. The number of lines present in the emission spectrum is, मतलब सीधी सी बात है, अपने को स्पेक्ट्रल लाइन जो है कैलकुलेट करना है। दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन Z1 2016 टाइप। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन गाइस। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू कितना होगा बेटा, N2 माइनस N1 इंटू आपके पास N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, N2 जो है आपके पास हायर स्टेट है, N1 आपका ग्राउंड स्टेट। N2 आपको मालूम नहीं है, N1 बोले तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, बोले तो 1। ठीक है, लोअर स्टेट आपको दे रखा है बेटा ग्राउंड स्टेट। N2 की वैल्यू अगर मालूम हो जाती तो अपना काम हो जाता, बट यही चीज अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, तो यही चीज मालूम करने के लिए भैया उसने आपको एक वेवलेंथ क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है 970 एंगस्ट्रॉम। अब ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिट करे ताकि वेवलेंथ निकले, तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले वेवलेंथ का फार्मूला आना चाहिए। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर होगा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन एफ स्क्वायर। ओके, so this is the formula to find the wavelength of electron when it transit from one state to another state। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा वेवलेंथ जो दे रखा है लैम्डा का ऑर्डर दैट इज आपको दे रखा है कितना, 970 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा आर क्या है आपके पास, रिडबर्ग कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हम आपको बता देते हैं, आप कितनी यूज करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आप ये यूज करोगे तो आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लैम्डा मालूम है, आर मालूम है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लैम्डा की जगह 970 एंगस्ट्रॉम रखो, आर की जगह 1 बाई 912 एंगस्ट्रॉम रखो, 1 बाई एन आई इसकी जगह आप 1 रख दो, माइनस 1 बाई एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, आप यहाँ से एन फाइनल की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहला तरीका तो आपके पास ये हो जाता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास ये, चलो बेटा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो आपके पास दूसरा तरीका भी हो जाता है एक्चुअल में। ये आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे होता है बेटा, समझिएगा। ये आपके पास ऐसे, ठीक है, ये आपके पास n इक्वल टू 1, ये आपके पास n इक्वल टू 2, ये आपके पास n इक्वल टू 3, ये आपके पास n इक्वल टू 4 और ये आपके पास n इक्वल टू 5, डेट 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 ऐसे आपका चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 जो होता है बेटा ये आपके पास ग्राउंड स्टेट होता है, n इक्वल टू जो आपका 2 होता है दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे आपका चलता जाएगा। ठीक है बेटा, n इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग लाइमन सीरीज, n इक्वल टू 2 की करस्पॉन्डिंग बाल्मर सीरीज, n इक्वल टू 3 की करस्पॉन्डिंग पास्शियन सीरीज, n इक्वल टू 4 की करस्पॉन्डिंग दैट इज ब्रैकेट, और इसके बाद आपका फुल डेट डेट ऐसा आपका चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास ये सीरीज होती है साइंटिस्ट के नाम पे, लाइमर बाल्मर पास्शियन ब्रैकेट फुल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे समझो यार, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे यार। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है बेटा, 2 से 1 में आता है। 1 तो आपका फिक्स है, ठीक है, ऑलरेडी उसने ग्राउंड स्टेट की बात करा, तो मान लो अगर 2 से 1 में आया, ठीक है, तो 2 से 1 में आने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, समझो इधर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है कितने वे में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो अगर मैं 2 से 1 में बात करता हूं बेटा, तो 2 से 1 में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, 1। अगर मैं बात करूं बेटा 3 से 1 में आने की, तो 3 से 1 में आने के इसके पास कितने रास्ते हो, एक तो सीधा आ जाए, एक तो सीधा आ जाए, दूसरा आपका जंप कर करके आए बेटा ऐसे। क्लियर है, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होंगे बेटा, देखो समझो यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ जाएगा, 2 से 1 में आएगा, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी, 1 होगी।
ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ जाएगा, 3 2 आपके पास कहां पे आएगा, समझो इधर 3 से 1 में आएगा, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगी, 1 2 3, कितनी हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगी। अब हमारे पास एक, आप यहाँ पे देखो, अगर मान लो 4 से 1 में आता है, तो 4 से 1 में आएगा तो एक तो सीधा तरीका बेटा, सीधा सीधा आ जा, ये आ गया, फिर इसके बाद क्या करके ट्रांजिट करके आएगा आराम से, है ना, 4 से 3 में आएगा, फिर 3 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका हो जाएगा, पहले किस में आ जाए, सीधे 4 से 2 में आ जाए, फिर किस में आ जाए आपके पास, 2 से 1 में आ जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले 4 से 3 में आए और फिर उसके बाद सीधा जंप कर जाए कहाँ पे भाई, आपके पास 1 में। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी बेटा, 6 आएंगी। अब एक बात याद रखना, एक लाइन को दो बार रिपीट नहीं करना बेटा, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रिपीट हो रही है ना, तो एक ही बार काउंट करना है, क्लियर है, और ये वाली लाइन सिर्फ एक बार काउंट करना है, तो 1 2 3, क्लियर है, और यहाँ पे आपके पास 4 5 6, ठीक है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी जाएंगी, 6 हो जाएंगे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में ट्रांजिट करता है। ठीक है, अच्छा अब हम बता नहीं सकते ना कि कौन सा आंसर जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, 5 से 1 में भी तो आ सकता है, 6 से 1 में भी तो आ सकता है। तो ये चीज जानने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जो आपको ऑर्डर दे रखा है, वेवलेंथ का ऑर्डर कितना दे रखा है, 970 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो फार्मूला जस्ट अपन अभी ने लिखा है ये वाला, ये फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा 2 से 1 में अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करें, 2 से 1 में, 2 से 1 में, ठीक है, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 2 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, 1 में आ रहा है, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, हम 2 से 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी आएगी, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ऊपर यहाँ पे एलसीएम वगैरह करोगे तो 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 9 1 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेवलेंथ आएगी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई आपके पास 3, तो इसको सॉल्व करो बेटा, तो आपके पास 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। बोले तो बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 2 टू 1 तो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कहां से, 3 टू 1, तो 3 टू 1 में बात करेंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ अगर निकालोगे तो कितनी आएगी, 1 बाई फिर 912 एंगस्ट्रॉम, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 9, सिर्फ आपको ये चेंज करते रहना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 912 और एंगस्ट्रॉम में बेटा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपके पास कितना, 8 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 912 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब ये वेवलेंथ भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, इसका मतलब 3 से 1 में भी नहीं हो सकता बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बेटा, कहां से कहां, 4 टू 1, अगर 4 टू 1 देखते हैं तो 4 टू 1 कितना हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 912 एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ये तो आपका फिक्स है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, अब अच्छे सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा आपका 15 और नीचे हो जाएगा 912 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, तो रिवर्स करो इसको, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 912 मल्टीप्लाई कितना आपका 16 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 15। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो अप्रोक्सीमेट जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज आपको 972 एंगस्ट्रॉम, मतलब अप्रोक्स आंसर जो आ रहा है आपके किसके क्लोज मिल रहा है बेटा, 970 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स मिल रहा है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो N2 की वैल्यू होगी दैट इज आपके पास 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि जब n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है बेटा, ध्यान से देखो, इसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से अपने को एक बात समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन जब 4 से 1 में ट्रांजिट करेगा तो वेवलेंथ कितनी निकल रही है, 970 स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की निकल रही है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो N2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 जब आएगी तो 4 से 1 में ट्रांजिट करने के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होती है बेटा, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तू फार्मूला भी यूज कर सकता है, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 1, जब इसको सॉल्व करोगे so you will get number of spectral line 6। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की है बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे रखा है फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी emitted व्हेन दिस मटेरियल इज illuminated विद द, आपको बताया, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम ए। ठीक है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी में से कौन सा जो है सुटेबल मटेरियल होगा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन गाइस। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2023। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, बोले तो लैम्डा नॉट कितना दे रखा है आपको 5500 एंगस्ट्रॉम। ये आपको पास कट ऑफ वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए जो आपकी वेवलेंथ होनी चाहिए वो कट ऑफ वेवलेंथ से क्या होना चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। क्लियर है, लेस देन इक्वल टू क्या, लैम्डा नॉट। ठीक है, कैसे आपको हम बताते हैं, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही तो है बेटा, है ना। आपके पास कोई मटेरियल मान लो, है ना, ये कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक मेटल सरफेस है ना। अब मेटल सरफेस से क्या होता है बेटा, खुद का एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये भी आपके लिए क्या है, डाउट का क्वेश्चन है बेटा। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, ये होता है आपके पास वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, खुद मटेरियल की ही बेटा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कोई रेडिएशन आया, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी अपन इसको बोलेंगे, तो उसकी क्या होगी, खुद की वेवलेंथ होगी। आया समझ में। और साथ में ये फाई जो वर्क फंक्शन, ये क्या है, ये भी क्या है, का एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट इज 80/λ0। तो हमारे पास यहाँ पे जो λ0 होती है दैट इज कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 80/λ और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 80/λ0। 80 बल्ले बल्ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर आएगा λ0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। आया समझ में। तो हमारे पास जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो कट ऑफ वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तभी क्या होगा, आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से रेडिएशन दे रखे हैं, एक इंफ्रारेड रेडिएशन दे रखा है, एक आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे रखा है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे पावर भी मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात बेटा, जस्ट आपको अगर वेवलेंथ निकालना आता है, वेवलेंथ का ऑर्डर मालूम तो आप कर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भाई साहब अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद तुझे भूलेगा नहीं भाई साहब। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले क्लासिकल, बोले तो कॉस्मिक वेव। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्लासिकल गाड़ी, क्लासिकल यहाँ पे लिखेंगे अपन गाड़ी। ठीक है, एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, अब इसे समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत काम का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्लासिकल गाड़ी, एक नई मार्केट में गाड़ी आई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्स यू वी। अब उसको तुम कब खरीद सकता है, जब तुम्हारी रेंज में होगी। ठीक है, तो इन माई रेंज। बेटा क्लासिकल गाड़ी का मतलब होता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज। ठीक है, ये आपके पास कॉस्मिक रेज होती है बेटा। गाड़ी का मतलब होता है यहाँ पे गामा रेज। कौन सी रेज आपके पास, गामा रेज। एक्स मतलब एक्स रेज। क्लियर है। अल्ट्रा वायलेट, यू का मतलब अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे। वी का मतलब होता है बेटा विजुअल। वी का मतलब है आपका विजुअल। इन मतलब इंफ्रा। इन मतलब इंफ्रारेड। समझ रहे हैं कि नहीं, इंफ्रारेड। माई मतलब माइक्रो। माई मतलब माइक्रोवेव। ठीक है, रेंज मतलब रेडियो वेव। बेटा इसको कहीं ना लिख के रख ली, रेडियो वेव्स। क्लियर है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका मैंने आपको ये बता दी, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी माई रेंज। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब सर यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा एक बात बताओ, जब लोग यहाँ से अर्थ से कहीं दूर जाते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव यूज करते हैं, बच्चे बच्चों को ये चीज मालूम होती है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्यों, क्योंकि बेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर होता है, अगर आप लेफ्ट से राइट आओगे तो वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। क्लियर है। अच्छा, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और दूसरी चीज, अगर एनर्जी की बात करें तो बेटा एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन है एच सी बाई लैम्डा। बोले तो एच और सी तो आपके कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आया समझ में। और साथ में एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं है समझ में।
समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बेटा एनर्जी का अगर ऑर्डर की बात करें तो एनर्जी का कौन सा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। साथ में आप फ्रीक्वेंसी को भी बोल सकते हो, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो राइट से लेफ्ट में एनर्जी बढ़ती है, बट लेफ्ट से राइट में आपकी वेवलेंथ बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपके पास रेडियो वेव की, उसके बाद माइक्रोवेव की, उसके बाद इंफ्रारेड की, फिर आपके पास विजुअल की, उसके बाद अल्ट्रा की, एक्सरे की, फिर आपके पास गामा की, फिर कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज बहुत हाई एनर्जेटिक वेव होती है, ये आपके पास स्पेस में जो है एग्जिस्ट करती है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे पास गामा की भी अपनी अच्छी खासी एनर्जी होती है बेटा, इनकी पेंट्रेशन पावर वगैरह, तो वो सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल अपने जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपको वेवलेंथ का थोड़ा सा ऑर्डर मालूम होना चाहिए। विजिबल का रेंज कितना होता है, विजिबल रेंज का 4000 एंगस्ट्रॉम टू कितना 7000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो कट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5500 एंगस्ट्रॉम ये दे रखा है बेटा। क्लियर है। और हमारी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक मिशन होगा। तो यहाँ पे विजुअल की अगर बात करें तो विजुअल की बात क्या आ रहा है, इंफ्रा। इसका मतलब ये है कि इसकी इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या होगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। नहीं है समझे, 5500 एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाएगी, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ज्यादा तो नहीं चाहिए, कम चाहिए ना। तो यहाँ पे अब आपके पास बचता है अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। अल्ट्रावायलेट वेव का जो रीजन होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी बेटा, दैट इज लेस देन क्या आएगी, लैम्डा नॉट आएगी। इसका मतलब यही पॉसिबल ऑप्शन है बेटा, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, इंफ्रारेड नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा सी और डी, ठीक है। 75 वाट अल्ट्रावायलेट लैम्प और यहाँ पे 10 वाट अल्ट्रावायलेट लैम्प भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट इज सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बेटा होना चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से ना यार तुझे इतनी सारी चीजें हमने सिखा दी हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर आता है तो तुझे एकदम आराम से इसको उड़ा देना है, ठीक है। Okay guys, let's see the next question. Question is a particle of mass m moves in a circular orbit with potential energy आपको दे रखा है V r is equal to F into R, where F आपका positive constant बता रहा है and R is its distance from the origin. Its energies are calculated using the Bohr model, ठीक है ना। If the radius of the particles orbit is denoted by capital R and its speed आपको बताया है energy are denoted by V and E, ठीक है। स्पीड और एनर्जी आपको V और E दे रखा है रिस्पेक्टिवली। देन फॉर nth ऑर्बिट हियर h इज आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि r n के साथ कैसे डिपेंड करेगा, v n के साथ कैसे डिपेंड करेगा, और आपके पास टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी बेटा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बढ़िया बहुत जोरदार क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेड 2021 बेटा, क्लियर है। बढ़िया प्यार से समझेगा यार, एकदम डिटेल में समझाया गया है। अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आया तो तू उड़ा पाए बेटा, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सिंपल सा, सबसे पहले जो बोला है वही करेंगे बेटा, है ना। अपने को क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, वी आर इक्वल टू कितना दे रखा है, एफ आर, ठीक है। अब यार एक बात समझो बेटा, जब कोई पार्टिकल कुछ भी हो यार दुनिया में, अगर सर्कल में घूमता है तो सर्कल में घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए बेटा। अब यहाँ पे फोर्स कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, नॉर्मल, फ्रिक्शन, कुछ भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे समझते हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन तुझे मालूम है, एफ इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डी यू डिवाइडेड बाई डी आर, है ना, डी यू डिवाइडेड बाई डी आर। यहाँ पे भी दे रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मैं एफ डैश बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे एफ आपको पॉजिटिव कांस्टेंट कुछ दे रखा है। तो माइनस डी डिवाइड बाई डी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। एफ तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा बेटा, और आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश की मैग्नीट्यूड हम बात करेंगे बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एफ, ये आपको पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर आर इक्वल टू आपके पास एफ, इक्वेशन नंबर अपन इसको वन बोल देंगे बेटा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन बेटा आपको यहाँ से मिली, समझना बेटा, ठीक है। इसके बाद अपने को बोर्स मॉडल की बात कर रहा है, तो बोर्स मॉडल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको बोर्स मॉडल के सारे पार्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आए दिन यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछते रहते हैं तुमसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पास्टुलेट यही बोलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरा आपका जो पास्टुलेट है वो ये बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है दैट इज
इंटीजर मल्टीपल ऑफ NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, अब L को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे MVR। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा MVR इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास पहली इक्वेशन बेटा यहाँ पे MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्वल टू F। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके अब अपन आराम से बढ़िया से R और V का जो है रिलेशन इनके साथ आप निकाल सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं, रेडियस का निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है बेटा, MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्वल टू आपको F दे रखा है। ठीक है, अगर आपको रेडियस का निकालना है ना, तो रेडियस का निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ से V की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालो ना यार, जब V की वैल्यू बेटा निकालोगे तो कितनी आएगी, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई M इंटू R। अब इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो इक्वेशन आपके पास रखी है 1 वाली है ना, इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा M डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। ठीक है, M तो निपट गया बेटा, एक M निपट गया। क्लियर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका F। क्लियर है, अब यहाँ पे इसको साइड में अपन सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, ऊपर बन जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, नीचे कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा M तो रहेगा और साथ में R की पावर क्यूब बन जाएगा बेटा। क्लियर है, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा बेटा। ठीक है, तो F को इधर ले आओ, आर क्यू इधर ले जाओ, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा N स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर M, यही बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे F आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा मामला क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है F कांस्टेंट है, H तो प्लैंक कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट है, पाई आपका कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्यू जो आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो हमारे पास आर इज डायरेक्टली, पावर इधर ले जाओ तो ट्रांसफर होगी, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा एन की पावर 2/3। ठीक है, तो रेडियस का रिलेशन किसके साथ, एन के साथ आ गया बेटा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को V और R के बीच का रिलेशन निकालना है, तो फिर से बेटा इक्वेशन को अपन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से R की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज NH डिवाइडेड बाई 2 पाई और यहाँ पे हो जाएगा MV। ठीक, अब यहाँ पे R की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में जाके पटक देना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, MV स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास NH। ठीक है, ऊपर आएगा 2 पाई MV इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा F। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, आपके सामने आंसर दिख जाएगा बेटा, V की भी डिपेंडेंसी आ जाएगी, किसके साथ, N के साथ। ओके, सो इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार अपन बाहर लिखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका NH मल्टीप्लाई 2 पाई MV इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपका F। क्लियर है, एक बार चेक करो बेटा, कितना लिखा है MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH 2 पाई MV इक्वल टू F, एकदम सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना बेटा, V निकालना। तो यहाँ पे कितने V बन गए आपके पास, 3V बन गए, M स्क्वायर V की पावर 3 आया समझ में, और नीचे आपके पास क्या है NH मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 पाई, आया समझ में, और इधर कितना हो जाएगा बेटा F। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने को सिर्फ VQ चाहिए, तो VQ इक्वल टू इधर कितना जाएगा आपके पास, N को साइड में रखो, यहाँ पे HF और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 पाई M स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, यही बचेगा बेटा आपका सीधा। क्लियर है, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं है, 2 पाई नीचे आ गया, M स्क्वायर नीचे आ गया, N आपको ऊपर चला गया। ठीक है, और H भी तो है भाई। ठीक है, ये सॉरी H आपका यहाँ पे H भी लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे N आपके पास, तो यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट फैक्टर है, पूरा HF 2 पाई M स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे VQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा N, पावर इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, V की भी डिपेंडेंसी आ गई किसके साथ, N के साथ। ठीक है, तो रेडियस भी आ गया बेटा, V भी आ गया। ठीक है, रेडियस हमारे पास यहाँ पे है और V हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट अपने से बात करें बेटा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होती क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दे रखी है कितनी, पॉजिटिव F इंटू आर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 तो रहेगा, mv स्क्वायर की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल जाएगी, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना है F, तो mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा F इंटू आर, आर को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा F इंटू आर।
प्लस आपके पास क्या लिखा है एफ इंटू आर। बेटा एलसीएम करो तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो, एलसीएम करोगे तो 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा 2, तो 3/2 इंटू एफ आर। ठीक है, अब देखो बेटा आंसर वैसे आ चुका है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन पे नजर डाली जाए। ठीक है, तो आर की डिपेंडेंसी कैसी आई है बेटा, एन के साथ 2/3 आई है। ठीक है, तो आपका क्या है ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, बी में क्या है आर डायरेक्टली टू एन की पावर 2/3 सही है, और यहाँ पे बी की डिपेंडेंसी क्या है एन की पावर 1/3। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। इसके बाद एनर्जी देखा जाए तो एनर्जी में कितना आया 3/2 फैक्टर आया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन जाएगा बेटा कौन सा, सी। ठीक है, तो डी और आपके ए एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे यार ये फैक्टर तुझे दिख रहा होगा इतना लंबा चौड़ा, तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यार। हमारे पास क्या आया बेटा रिलेशन, यहाँ पे आया है एफ को तो रहने देना है, आर को सब्स्टिट्यूशन करना है बेटा। ठीक है, आर आप यहाँ से ला सकते हो बेटा, देखो बहुत भयंकर खूंखार यहाँ पे लिखा हुआ है, आर क्या लिखा हुआ है, आर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। नहीं है असल में, आर की पावर इधर कितनी जाएगी 1/3 जाएगी ना इस पूरे की, एन स्क्वायर भी अंदर ले जाओ और यहाँ पे 1/3, तो पूरा फैक्टर रख दोगे तो आपको पूरा इतना भाई सब इतना भयंकर सा गंदा सा ये आंसर आपको नजर आ जाएगा। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर अब तुम्हारा आ चुका है बेटा। ठीक है, तो आई होप यार सोल्यूशन तुझे बढ़िया प्यार से जो है क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, so let's see the next question. Question says in an X-ray tube electrons emitted from a filament, बोले तो कैथोड की बात करें, carrying current I hit a target cathode, hit a target anode at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting in emission of continuous X-rays and characteristic X-rays की बात कर रहा है। If the filament current I is reduced to I/2, मतलब आपका पहले करंट I था, अब उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो बोल रहा है कि पहले V था इज इंक्रीज टू 2V, अब 2 टाइम्स कर दिया है, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस इज रिड्यूस टू d/2। देन आपको बताना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज विल रिमेन द सेम। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज विल रिमेन द सेम। ठीक है, इसके बाद सी की बात कर रहा है द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल एक्स रेज विल डिक्रीज। ओके, ऑप्शन डी की बात करें तो कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स लार्जर एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल एक्स रेज विल डिक्रीज। ओके, तो ये आपके क्या है बेटा ऑप्शन दे रखे हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2020 गाइस। ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस सॉल्यूशन, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन, समझते हैं भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कट ऑफ वेवलेंथ की। क्लियर है, तो हमारे पास जो कट ऑफ वेवलेंथ दी जाती है बेटा कंटिन्यूअस एक्सरे में, दैट इज लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा SC डिवाइडेड बाय EV नॉट। मतलब यहाँ से जो पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि भाई कट ऑफ वेवलेंथ जो होगी ना वो पोटेंशियल की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा। H आपका कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट, EV आपका कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ जो होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो यहाँ से भाई अगर पोटेंशियल वो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, पहले V था अभी 2V कर रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इसको अच्छे से लिखेंगे तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा t इक्वल टू कितना हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, तो लैम्डा 1 आपके पास लैम्डा है, लैम्डा 2 आपका निकालना है बेटा, तो यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा 2V और डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में कितना दे रखा है V दे रखा है, तो V ने V को मार दिया, तो हमारे पास जो लैम्डा 2 आ जाएगा दैट इज आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। मतलब वेवलेंथ क्या हो गई बेटा आपके पास, वेवलेंथ जो हो गई आपकी कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो गई लैम्डा 2 दैट इज लैम्डा बाय 2, मतलब रिड्यूस होके हाफ हो गई भैया। ठीक है, ये मेरे पास कंटिन्यूअस एक्सरे की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कंटिन्यू एक्सरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात करोगे तो वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती बेटा। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती है आपके पास, क्लियर है, वो किस पर डिपेंड नहीं करती, वो आइसोलेटेड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है, अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है कुछ इस तरह होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर सेल में एंटर करता है, उसकी वैकेंसी क्या करता है, फुलफिल करता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से क्या होता है, ये एक्सरेज प्रोड्यूस होती है बेटा। ठीक है, डायग्राम आपको मेंशन करके हम यहाँ पे बता देंगे बेटा, दे देंगे, उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बड़ा बड़ा बता दूं तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती बेटा। क्लियर है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती है दोनों वेव। क्लियर है, तो ये आपके पास जो रहेगी इनकी जो वेवलेंथ रहेगी बेटा वो सेम रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, इनकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा करेक्टरिस्टिक एक्स रेज में टू रिड्यूस पोटेंशियल। ठीक है, बट आपके पास जो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज बोल रहा है भाई, करंट के बारे में बात कर रहा है। करंट पहले आई था, उसके बाद क्या कर दिया आपका I/2 कर दिया है, तो भाई करंट का तो फर्क पड़ेगा दोनों वेव पे। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्योंकि फिलामेंट से निकलने वाले जो करंट हो, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिलामेंट से। करंट कम हो जाएगा तो भाई सब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, फिलामेंट से कम हो जाएंगे बेटा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, चाहे करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हो चाहे वो कंटिन्यूअस एक्सरेज हो, ठीक है, ये दोनों जो है करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होता है, करंट अगर बात करूं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बात समझ आ रही है? तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। जब इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर आपके, तो यहाँ से बेटा आपके पास दोनों एक्सरे में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, चाहे वो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हो चाहे आपके पास कंटिन्यूअस एक्सरे, दोनों पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ बेटा, कट ऑफ वेवलेंथ चेंज होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है पोटेंशियल पे। अगर वोल्टेज रिड्यूस करोगे तो आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वो भी आपके कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिड्यूस होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो है कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिमेन सेम रहेगी, वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती बेटा, एसिलेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको बताया इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इनर सेल में जाता है, तो ट्रांजिशन के थ्रू इनकी वेवलेंथ बनती है, ना कि बेटा पोटेंशियल के थ्रू। ठीक है, तो वोल्टेज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या रहती है, इनकी वेवलेंथ रिमेन कांस्टेंट रहती है, और ये डिस्टेंस भी क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती। हाँ, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे बेटा, है समझ में, क्योंकि इंटेंसिटी पर डिपेंड कैसे होगी, करंट जो होता है इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, करंट रिड्यूस हो जाएगा तो इंटेंसिटी में रिड्यूस हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, दोनों एक्सरे, चाहे वो कंटिन्यूअस एक्सरे हो चाहे करेक्टरिस्टिक एक्सरे हो, दोनों पे फर्क पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं, और साथ में डिस्टेंस पे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, डिस्टेंस की क्या होता है, डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन बोला द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस हाफ, बिल्कुल सही बात है बेटा, एंड द वेवलेंथ ऑफ द करेक्टिव एक्सरे विल रिमेन सेम, एकदम सही है बेटा। ठीक है, इसके बाद द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द करेक्टिव एक्सरे विल रिमेन द सेम, गलत बात है। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ तो चेंज हो रही है। इसके बाद द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल एक्सरेज विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ, ये भी हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ऑल एक्सरेज विल डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज होगी बेटा, सभी की डिक्रीज होगी, समझ रहे हैं ना, इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि करंट रिड्यूस कर रहे हो तो चाहे वो करेक्टरिस्टिक एक्सरे हो चाहे वो कंटिन्यूअस एक्सरे हो। ठीक है, तो आपके पास सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर डी की बात कर रहा है, तो कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम टू टाइम्स, बेटे ये गलत हो जाएगा, यहीं से गलत हो गया, क्योंकि हमने निकाल लिया है, हाफ हुई है ना, डबल थोड़ी ना हुई है। तो आपके पास ऑप्शन कौन से जाएंगे बेटा, ऑप्शन ए और सी आपका सही होगा, बी और डी आपका रॉन्ग हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। ओके, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आपको बताया है। ओके, आपको इन दोनों स्टेटमेंट से सही अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा सही है। एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जेईई मेन 2023 गाइस, जनवरी अटेम्प्ट में आपसे पूछा हुआ है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए समझ लेते हैं बेटा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट बेटा जब तक नहीं होगा, याद तेरे माइंड में नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। सबसे पहले बात वो बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है क्या बेटा, मालूम है तुझे? स्टॉपिंग 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 मतलब स्टॉप करने वाला, क्या, पोटेंशियल, किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, मैक्सिमम है। क्लियर है? तो इन जनरल अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें बेटा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव वोल्टेज होता है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा नेगेटिव होती है, कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे लगाया गया वो नेगेटिव वोल्टेज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करते, रोक दे। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब एनोड जो होता है बेटा, एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो वैसे तो एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आप इस पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो, ठीक है, एक लिमिट होती है ना बेटा, है ना, पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे, एनोड पे, जिसपे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाए, रुक जाए, है ना, तो उस केस में सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू एट एनोड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बेटा। क्लियर है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब ये हमने उसको रेफरेंस लिया है, क्योंकि आपको मालूम है यार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जिनकी काइनेटिक एनर्जी किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो हमने उसको रेफरेंस माना है जिसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। अगर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो फिर तो बाकी फिर भी जिसकी कम होगी तो रुक ही जाएंगे ना यार। ठीक है। तो फाइनली जो होगा सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्चुअल में ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बात आती है कि भाई किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम क्या पढ़ते हो, वर्क डन इक्वल टू होता है क्यू डेल्टा वी। ठीक है। जो भी काम किया जाता है, अब यहाँ पे चार्ज दौड़ रहा है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन में, मतलब पोटेंशियल रीजन में दौड़ रहा है ना, सीधी सी बात है। ओके। सो इसी फार्मूले की हेल्प से हम समझ सकते हैं जो भी काम किया जाता है किसमें, फाइनल किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी आपके पास, क्यू, क्यू बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल, ई वी नॉट। ठीक है। सो दिस इज द आपके पास फार्मूला बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है। वी नॉट आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बता देते हैं, वी नॉट किस पे डिपेंड करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे और लैम्डा पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है। तो ये चीजें आपस में क्या करती है बेटा, रिलेट करती हैं, है ना। और एक बात याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता बेटा। क्लियर है। इन पे डिपेंड नहीं करता क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ओके गाइस, तो आई होप आपको पहला स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। एकदम सही बात बोल रहा है बेटा। ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट बोला है, फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मेटल सरफेस है ना। इस मेटल सरफेस का खुद का वर्क फंक्शन होगा बेटा। यहाँ पे कोई रेडिएशन आएगा, इसको हम बोलेंगे ई आई, इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है। अब इस पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, निकलेगा। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, खुद की आपके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ई आई इक्वल टू आपके पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस आपके पास यहाँ पे एनर्जी किसमें करो, कुछ आपका वर्क फंक्शन में जाएगी एनर्जी जो इंसिडेंट हुई थी, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास के ई मैक्स जो आएगी दैट इज इक्वल टू ई आई माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ई आई बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, एस सी बाई लैम्डा माइनस 5। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास आया है के ई मैक्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है बेटा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा यार, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। हाँ, और जेई मेंस में इसका ग्राफ भी पूछा हुआ है बेटा, समझ रहे हैं ना। जेई मेंस में इसका ग्राफ भी पूछा हुआ है, के वर्सेस लैम्डा, तो कैसा आएगा आपके पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्लियर है। तो इस टाइप का यहाँ पे ग्राफ निकल के आता है बेटा, याद रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही जाएगा, फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट जाएगा दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई होप आपको अच्छे से बेटा सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। Okay guys, so let's see the next question. Question says light of wavelength lambda photon falls on a cathode placed inside a vacuum tube as on the figure आपको बताया। The work function of the cathode surface आपको दे रखा है phi and the anode is wire mesh of conducting material kept at a distance d from the cathode. A potential difference V is maintained between the electrodes. If the minimum de Broglie wavelength of the electron passing through the anode is lambda e, which of the following आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन Z1 2016 गाइस। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए बी सी डी। ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे आपको आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है वो आपको समझ आना चाहिए बेटा। तो हमारे पास मान लो एक क्या है आपके पास, यहाँ पे एक मेटल शीट है, इसका वर्क फंक्शन आपको दिया होगा। यहाँ पे कोई रेडिएशन आ रहा है, इंसिडेंट एनर्जी ई आई, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फोटोन वेवलेंथ दे रखा है दैट इज लैम्डा एच। ओके। ये हमारे पास क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे बैठे होंगे बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन है बेटा, ये दो फॉर्म में जो है कन्वर्ट होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इनिशियली। क्लियर है। और प्लस यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम जो इनिशियली आएगी दैट इज इक्वल टू ई आई माइनस क्या हो जाएगा 5। ई आई की वैल्यू कितनी है एस सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन, ठीक है, ये हो जाएगा और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम इनिशियल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास करता है, एनोड प्लेट से पास करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज आपको लैम्डा ई बताया हुआ है, ठीक है। तो फाइनल जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी दैट इज के ई मैक्स, इसको हम फाइनल बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा के इनिशियल प्लस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है ई वी अपन यहाँ पे लिखेंगे बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी। तो टोटल फाइनल एनर्जी जो है मेरे पास ये निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो के इनिशियल कितना है आपके पास एस सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका ई वी। ओके, सो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी लैम्डा ई दैट इज गिवन एज h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे के फाइनल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करो बेटा दोनों साइड, तो लैम्डा ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के एफ, ठीक है। तो हमारे पास के फाइनल जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m और यहाँ पे लैम्डा ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि फाइनल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसको अपन इक्वेशन 2 से इक्वेट करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा ई का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एस सी डिवाइडेड बाय आपके पास लैम्डा ऑफ फोटोन माइनस यहाँ पे आपके पास 5 ये पूरा और प्लस का आपका ई वी। अब यहाँ पे ई का हम भाग लगा देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2m ई लैम्डा ई स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ई लैम्डा ऑफ फोटोन और माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई और ये प्लस का आपका वी, ठीक है। ये पूरा फैक्टर एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बोला है कि फॉर लार्ज पोटेंशियल v ग्रेटर ग्रेटर 5 बाई ई लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा हाफ इफ v इज मेड 4 टाइम्स, क्लियर। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो अपने को दे रखा है वो करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि v इज ग्रेटर ग्रेटर क्या है 5 बाई ई, ठीक है। तो ये पूरा जो टर्म है ना बेटा v के कंपेयर में क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आप एस सी बाई ई लैम्डा फोटोन की भी क्या कर सकते हो नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, ये कंडीशन अपने का बेटा अप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा ई का स्क्वायर, ठीक है। ये जो ई है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू ये पूरा टर्म जीरो इग्नोर कर दो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v, आपको ये करना पड़ेगा तभी आप आंसर मैच करा पाओगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच अगर हम क्या निकाले रिलेशन निकाले, बेटा ध्यान से देखो h आपका कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा ई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई v, ठीक है। स्क्वायर हटाओ बेटा तो लैम्डा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v, ठीक है। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो पोटेंशियल के क्या हो गई बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए पोटेंशियल को आपने कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपके पास जो लैम्डा हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो क्या हो जाएगी लैम्डा ई का हाफ हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, आप बोल सकते हो लैम्डा 1 लैम्डा ई 1 लैम्डा ई 2 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v2 डिवाइडेड बाई v1, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल को आप बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा 4v डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे क्या है v, ठीक है, कट गया तो बाहर कितना निकल आएगा आपके पास 2 निकल के आएगा। तो ये लैम्डा ई इनिशियली और ये आपके पास लैम्डा ई 2, तो हमारे पास जो लैम्डा ई 2 आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आ जाएगी लैम्डा ई डिवाइडेड बाई 2, बोले तो ये हाफ हो जाएगी, बोले तो अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो एकदम सही है बेटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि अगर पोटेंशियल आप 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज रिड्यूसेस हाफ। ओके, अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट अपने से क्या पूछा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही बेटा। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछा है कि लैम्डा इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज लैम्डा ऑफ फोटोन फॉर, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है लैम्डा फोटोन लेस देन एस सी बाई 5 होना चाहिए बेटा, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे बोला हुआ है। तो बेटा देख लेते हैं, ठीक है। रेट का मतलब है, रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि लैम्डा डी लैम्डा ई डिवाइडेड बाई डी टी, ये रेट होती है बेटा डी ब्रॉगली की रेट, और साथ में आपके पास डी बाई फोटोन वेवलेंथ की रेट, ये आपस में क्या है सेम है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखो बेटे एक इक्वेशन हमने निकाली है बेटा, ये है आपके पास ये वाली इक्वेशन दिख रही है।
इस इक्वेशन को क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, डी लैम्डा ई डिवाइडेड बाई डी टी, और यहाँ पे क्या है डी लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई डी टी। बेटा ये 5 बाई ई और भी आपके क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो जब ये इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो सारा एच और 2m ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, आप खुद करके देख लेना बेटा, तो यहाँ से जो अपने को रिजल्ट मिलेगा दैट इज lambda d lambda of e divided by dt is equal to not d lambda photon divided by dt, मतलब इन दोनों की रेट आपस में यहाँ पे बराबर नहीं आएगी बेटा, ठीक है। इसका मतलब अपना ऑप्शन जो है बेटा वो भी आपका रॉन्ग है, क्लियर है। इस सी ऑप्शन में बोला है लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ d इज डबल, मतलब डिस्टेंस को अगर आप डबल करते हो तो d ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगी बेटा। तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पे कहीं पे भी इन सारी इक्वेशंस में कहीं भी डिस्टेंस का फैक्टर नहीं आया है, कहीं भी डिस्टेंस अपने को नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका क्या है, गलत है। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी गलत है। इसके बाद लेमडा ई डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फाई एंड लेमडा ऑफ फोटोन। बेटा यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फाई एंड लेमडा ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेटा, हमारे पास देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर मैं लेमडा ऑफ फोटोन क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो ध्यान से देखो लेमडा ई जो लिखा हुआ है ये भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। और उसमें क्या बोला है, डिक्रीज बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है, डिक्रीज बोल रहा है। तो इसका मतलब यही कि ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके पास रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी बेटा। तो ये था ओवरऑल तुम्हारा डिस्कशन बेटा, तुम्हारे डाउट के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जेड वन से ना तुमसे भाई डीप स्टडी मांगता है और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। जब तक चीजों की जो है आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज नहीं होगी, आप सही से आंसर इसके नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू आवर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो बेटा। हम जरूर जो है आपका नेक्स्ट सेशन में आपके सामने जो है आपका डाउट लेके आएंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।